हमारा पिछला टॉपिक था पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना। Unlike its relationship with Pakistan, Free India began its relationship with China on a very friendly note. पाकिस्तान के साथ जैसे हमारे रिश्ते थे वैसे नहीं, बल्कि इंडिया के जो पहले रिलेशन की शुरुआत हुई चाइना के साथ वो काफी अच्छी दोस्ताना अंदाज में हुई। After the Chinese Revolution in 1949, India was one of the first countries to recognize the communist government. जब चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ 1949 में, उसके बाद इंडिया जो है पहली कंट्री थी जिसने पहचाना कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कम्युनिस्ट है। नेहरू फेल्ट स्ट्रांगली फॉर दिस नेबर दैट वाज कमिंग आउट ऑफ द शैडो ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन एंड हेल्प द न्यू गवर्नमेंट इन इंटरनेशनल फोरा। नेहरू को ऐसा लगा कि ये जो नेबर है ये वेस्टर्न डोमिनेशन से थोड़ा सा अलग है, तो इसीलिए इन्होंने जो नई गवर्नमेंट थी उसकी काफी मदद करी इंटरनेशनल फोरम पे। Some of his colleagues like Vallabhbhai Patel were worried about a possible Chinese aggression in future. पर इनके कुछ कलीग्स थे जैसे कि वल्लभ भाई पटेल, उनको थोड़ी सी चिंता थी कि चाइनीज जो है वो आगे चलकर परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। बट नेहरू थॉट इट वाज एक्सीडिंगली अनलाइकली दैट इंडिया विल फेस एन अटैक फ्रॉम चाइना। पर नेहरू को ऐसा लगा कि नहीं, ये ऐसा बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है, बहुत ज्यादा हम सोच रहे हैं कि इंडिया को कभी चाइना से अटैक झेलना पड़ेगा। For a very long time, the Chinese border was guarded by paramilitary forces, not the army. और इसी वजह से काफी लंबे समय तक जो चाइनीज बॉर्डर थे उनकी जो रक्षा कर रहे थे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस कर रही थी बजाय आर्मी के। The joint enunciation of Panchsheel, 5 Principles of Peaceful Coexistence by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Prime Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries. अब ये जो एक joint venture हुआ पंचशील और 5 प्रिंसिपल्स का पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नेहरू और चाइनीज प्रीमियर जो जोउ एनलाई थे 29 अप्रैल 1954 को, ये एक तरह का कदम था कि हाँ आगे हमारी जो रिलेशनशिप है इन दोनों कंट्रीज के बीच में वो मजबूत होगी। Indian and Chinese leaders visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds. इंडियन और चाइनीज लीडर्स दोनों ने ही एक दूसरे की कंट्री को विजिट किया और उनको बहुत ज्यादा अच्छे, जिसे कहना चाहिए दोस्ताना अंदाज में लोगों ने उनका स्वागत किया। तिब्बत। The plateau of the Central Asian region called Tibet is one of the major issues that historically caused tension between India and China. ये जो प्लेट्यू है सेंट्रल एशियन रीजन के, जिनको हम तिब्बत कहते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि अभी तक टेंशन जो इंडिया और चाइना के बीच में चल रही है उसका एक तरह से कारण रहा है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन हिस्ट्री चाइना हैज क्लेम्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर तिब्बत। समय समय पर इतिहास में चाइना ने जो है हमेशा एक तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है तिब्बत के ऊपर उसका दावा किया है। एंड फ्रॉम टू टाइम तिब्बत वॉज इंडिपेंडेंट टू, और समय समय पर इंडिपेंडेंट भी रहा तिब्बत, आजाद भी रहा। In 1950, China took over control of Tibet. अब 1950 में चाइना ने तिब्बत पर कंट्रोल कर लिया। Large sections of the Tibetan population opposed this takeover. बहुत बड़ी मात्रा में जो तिब्बतियन लोग थे उन्होंने इस टेक ओवर का विरोध किया। इंडिया tried to persuade China to recognize Tibet claim for independence. अब इंडिया ने चाइना को मनाने की कोशिश करी कि भाई जो तिब्बत जो है इंडिपेंडेंस चाहता है उसको पहचानो। When the Panchsheel Agreement was signed between India and China in 1954, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India considered China's claim over Tibet. अब जब पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में, उनके जो क्लॉजेस थे उनमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए, एक दूसरे की टेरिटरी की जो एक अखंडता है या उसकी सोवरेनिटी जो है उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये जो पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ, इसमें फिर इंडिया ने जो है ना चाहते हुए भी चाइना का जो क्लेम था तिब्बत के ऊपर उसको स्वीकार कर लिया। The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. अब ये जो तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा थे, ये चाइनीज प्रीमियर जोउ एनलाई के साथ जो ऑफिशियल चाइनीज विजिट हुई इंडिया में 1956 में, तब ये साथ में आए। He informed Nehru about the worsening situation in Tibet. इन्होंने नेहरू को जो है बताया कि किस तरीके से तिब्बत में हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। But China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region in China. पर चाइना ने जो है इंडिया को ये एश्योरेंस दे दी थी कि नहीं, तिब्बत को जो है बहुत ज्यादा छूट दी जा रही है कि वो अपने आप जितनी उसको ऑटोनॉमी मिल रही है, जितनी उसको छूट मिल रही है, उतनी किसी और रीजन में चाइना को नहीं दी जा रही। In 1958 there was armed uprising in Tibet against China's occupation.
अब 1958 में जो है तिब्बत में एक तरह से काफी ज्यादा विरोध हो गया चाइना के खिलाफ। दिस वॉज सप्रेस्ड बाय चाइनीज फोर्सेस, पर इसको चाइनीज फोर्सेस द्वारा दबा दिया गया। Sensing that the situation had become worse in 1959, the Dalai Lama crossed over into the Indian border and sought asylum, which was granted. हालात जो हैं देखते हुए कि बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, 1959 में दलाई लामा ने जो है इंडियन बॉर्डर में जो है मतलब वहां से क्रॉस करके इंडियन बॉर्डर में आ गए और यहाँ पर जो है एक तरह से शरण ली। द चाइनीज गवर्नमेंट स्ट्रांगली प्रोटेस्टेड अगेंस्ट। अब चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। Over the last half century, a number of Tibetan have also sought refuge in India and many other countries of the world. पिछले आधे दशक में अगर देखा जाए तो बहुत सारे तिब्बतियंस जो हैं वो इंडिया में रेफ्यूजी की तरह आ गए या और कंट्रीज में चले गए, दुनिया के जो अलग अलग कंट्रीज हैं वहां पर। इन इंडिया पर्टिकुलरली इन दिल्ली देयर आर लार्ज सेटलमेंट्स ऑफ तिब्बतियन रेफ्यूजी। इंडिया के अंदर खासतौर से दिल्ली में आपको बहुत सारे ऐसे तिब्बतियन रेफ्यूजीज मिल जाएंगे। धर्मशाला in Himachal Pradesh is perhaps the largest refugee settlement of Tibetan in India. धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है वो सबसे बड़ा हम कह सकते हैं रेफ्यूजी सेटलमेंट है तिब्बतियंस का इंडिया के अंदर। दलाई लामा also had made धर्मशाला his home in India, और दलाई लामा ने एक तरह से धर्मशाला को ही अपना घर बना लिया इंडिया के अंदर। In the 1950s and 1960s, many political leaders and parties in India, including the Socialist Party and the Jan Sangh, supported the cause of Tibet's independence. और 1950s और 60s में बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज थी इंडिया के अंदर, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ भी शामिल था। उन्होंने तिब्बत की जो इंडिपेंडेंस है उसको सपोर्ट किया। चाइना हैज क्रिएटेड द तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना। चाइना ने जो है तिब्बत को एक तरह से ऑटोनॉमस रीजन बनाया था, जबकि वो जो है एक चाइना का ही हिस्सा था। तिब्बतियंस अपोज द चाइना's claim that तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ चाइनीज टेरिटरी। अब तिब्बतियंस ये कह रहे हैं कि नहीं, ये चाइनीज गलत कह रहे हैं कि वो जो है या गलत कह रहे हैं कि तिब्बत जो है वो चाइनीज टेरिटरी का हिस्सा है। दे ऑल्सो अपोज द पॉलिसी ऑफ ब्रिंगिंग इनटू तिब्बत मोर एंड मोर चाइनीज सेटलर्स। उन्होंने वो जो चाइनीज की नीति चल रही थी कि क्या कहते हैं तिब्बत में जो है ज्यादा से ज्यादा चाइनीज को बसाया जाए, उसका भी विरोध किया। तिब्बतियंस dispute China's claim that autonomy is granted to the region. अब ये जो तिब्बतियन ने जो है एक तरह से विरोध किया या इसमें मतभेद था कि चाइना जो कह रही है कि नहीं बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी दी गई है इस रीजन के अंदर। दे थिंक दैट चाइना वांट्स टू अंडरमाइन द ट्रेडिशनल रिलीजन एंड कल्चर ऑफ तिब्बत। उन्हें ऐसा लग रहा था कि चाइना जो है एक तरह से उनका जो वहां का अपना ट्रेडिशनल रिलीजन है या जो कल्चर है तिब्बत का उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वी के कृष्णा मेनन 1897 से 1974 तक, डिप्लोमेट एंड मिनिस्टर, एक्टिव इन लेबर पार्टी इन यूके बिटवीन 1934-1947। ये एक डिप्लोमेट थे और मिनिस्टर भी थे, एक्टिव थे काफी ज्यादा लेबर पार्टी के अंदर यूके में 1934 से 1947 के दौरान। इंडियन हाई कमिश्नर इन यूके एंड लेटर हेड ऑफ इंडियाज डेलीगेशन टू यूएन। ये इंडिया के हाई कमिश्नर थे यूके में और बाद में हेड बने इंडिया डेलीगेशन के यूएन के अंदर। राज्यसभा एमपी एंड लेटर लोकसभा एमपी। ये राज्यसभा के भी मेंबर थे, लोकसभा के भी बाद में बन गए। मेंबर ऑफ द यूनियन कैबिनेट रहे 1956 से, डिफेंस मिनिस्टर बने 1957 से और बहुत ज्यादा नेहरू जी के क्लोज माने जाते थे। रिजाइंड आफ्टर द इंडो चाइना वॉर इन 1960, और इन्होंने फिर रिजाइन कर दिया जब इंडो चाइना वॉर हुआ 1962 में। द चाइनीज इन्वेजन 1962, टू डेवलपमेंट स्ट्रेन्ड दिस रिलेशनशिप। अब दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुए जिससे कि इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी एक तरह से कमी आई। चाइना एनेक्स तिब्बत इन 1950 एंड thus removed the historical buffer between the two countries. चाइना ने क्या किया 1950 में तिब्बत पर कब्जा ही कर लिया और वो जो एक तरह की लड़ाई चल रही थी इतनी ऐतिहासिक, वो जो है खत्म ही कर दी दोनों कंट्रीज के बीच में। इनिशियली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिड नॉट अपोज दिस ओपनली। शुरुआत में जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने इसका खुलकर विरोध नहीं किया। But as more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. पर जैसे जैसे पता चला कि नहीं इंडिया तिब्बतियन कल्चर है उसका भी जो है एक तरह से दमन किया जा रहा है, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को जो है थोड़ा सा परेशानी हुई। द तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा sought and obtained political asylum in India in 1959. अब तिब्बतियन स्पिरिचुअल लीडर जो दलाई लामा थे उन्होंने क्या किया, एक तरह से पॉलिटिकल शरण जो है इंडिया में हासिल करी 1959 में। चाइना alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India. अब चाइना ने क्या इल्जाम लगाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे कि वो जो है एंटी चाइना एक्टिविटीज को जो है एक तरह से जगह दे रहा है अपने कंट्री के अंदर से एक तरह से करने के लिए।
A little earlier, a boundary dispute has surfaced between India and China. उससे पहले ही जो है बाउंड्री को लेकर जो है मतभेद शुरू हो गया था इंडिया और चाइना के बीच में. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. अब इंडिया कहती है कि ये जो बाउंड्री है ये तब का मैटर था और ये सेटल हो गया था कॉलोनियल टाइम में, लेकिन चाइना कहती है कि वो किसी भी कॉलोनियल डिसीजन को मानने को तैयार नहीं है. द मेन डिस्प्यूट वाज अबाउट द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एंड ऑफ द लॉन्ग बॉर्डर. जो मेन मुद्दा था, एक तरह से मतभेद का जो मेन मुद्दा था वो वेस्टर्न और ईस्टर्न एंड था बॉर्डर का. चाइना क्लेम 2 एरियाज विद इन द इंडियन टेरिटरी. चाइना क्लेम कर रही थी 2 इलाकों को इंडियन टेरिटरी के अंदर. Aksai Chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA, North Eastern Frontier Agency. तो चाइना जो है 2 इलाकों पे इंडियन टेरिटरी के क्लेम कर रही थी. एक था अक्साई चीन एरिया जो कि लद्दाख रीजन में है जम्मू और कश्मीर के, और काफी कुछ हिस्सा अरुणाचल प्रदेश का जो उस वक्त कहा जाता था NEFA यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी. Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai Chin area and built a strategic road there. अब 1957 और 59 के बीच में जो है चाइनीज ने क्या किया, अक्साई चीन एरिया जो है उस पर कब्जा कर लिया और एक अपनी जो है जो रोड होती है वो बना दी. Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. काफी लंबी वार्ता चली, बातचीतें हुई, लेकिन तब भी जो है टॉप लीडर्स के बीच में, लेकिन तब भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया और ये जो डिफरेंसेस थे वो नहीं सुलझ पाए. Several small borders skirmishes between the armies of the 2 countries took place. छोटे छोटे बॉर्डर्स जो हैं दोनों ही कंट्रीज के आर्मीज जो हैं उन दोनों के बीच में होता है ना कि जैसे कि जो एक झड़प होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, वो कई सारे जो छोटे बॉर्डर्स थे उनके बीच में होने लगी थी. फास्ट फॉरवर्ड, Sino-India relations since 1962. It took more than a decade for India and China to resume normal relations. कहने को 10 साल लग गए इंडिया और चाइना को अपने रिलेशंस को नॉर्मल करने में. It was in 1976 that full diplomatic relations were restored between the 2 countries. 1976 तक आते आते एक तरह से पूरे तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं अब इंडिया और चाइना के बीच में दोबारा स्थापित हो गए थे. Atal Bihari Vajpayee was the first top-level leader. He was then External Affairs Minister to visit China in 1979. अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो पहले ऐसे टॉप लेवल लीडर थे जिन्होंने चाइना विजिट किया था 1979 में. लेटर राजीव गांधी बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर नेहरू टू विजिट चाइना. उसके बाद राजीव गांधी पहले प्राइम मिनिस्टर बने जो कि नेहरू जी के बाद चाइना गए थे. Since then, the emphasis is more on trade relations between the 2 countries. उसके बाद से एक तरह से जो जोर दिया जाने लग गया वो ट्रेड रिलेशंस पे ज्यादा दिया जाने लग गया दोनों कंट्रीज के बीच में. In this book, Contemporary World Politics, you have already read about these developments. तो आपकी ये जो बुक है Contemporary World Politics, इसमें आपने ऑलरेडी इन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ा है. The Sino-Indian conflict affected the opposition as well. अब ये जो साइनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ इससे भी क्या कहते हैं ऑपोजिशन पर भी काफी असर पड़ा. दिस एंड द ग्रोइंग रिफ्ट बिटवीन चाइना एंड सोवियत यूनियन क्रिएटेड इनकरेंसिबल डिफरेंसेस बिटवीन द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ये जो एक साइनो इंडिया कॉन्फ्लिक्ट था और दूसरा जो चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में जो रिफ्ट बढ़ता जा रहा था उससे क्या हुआ, जो इंडिया के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भी जो है एक तरह से डिफरेंसेस बढ़ने लग गए. द pro-USSR faction remained with the CPI and moved closer ties with the Congress. जो pro-USSR faction था अब वो क्या हुआ, वो CPI के साथ रहा और इसकी वजह से कांग्रेस से इसके ज्यादा अच्छे संबंध हो गए. The other faction was that sometimes closer to China and was against any ties with the Congress. और जो दूसरा faction था, दूसरा सेक्शन जो था वो जो है चाइना से क्लोजर हो गया और किसी भी जो टाइज है कांग्रेस के साथ उसके खिलाफ हो गया. The party split in 1964 and the leaders of the later faction formed Communist Party of India, Marxist, that is CPIM. अब ये जो पार्टी थी ये स्प्लिट हो गई 1964 में और जो लीडर्स थे बाद के फैक्शन के उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनाई यानी CPIM. In the wake of China war, many leaders of what became CPIM were arrested for being pro-China. अब ये जो चाइना वॉर हुआ इसमें जो है बहुत सारे लीडर्स जो बन गए थे CPIM वो उनको अरेस्ट कर लिया गया प्रो चाइना होने की वजह से. The war with China alerted Indian leadership to the volatile situation in the northeast region. अब ये जो वॉर हुआ चाइना के साथ इससे जो इंडियन लीडरशिप थी वो थोड़ा सा अलर्ट हो गई
क्योंकि अब जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल हो गई थी नॉर्थ ईस्ट रीजन में। Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. अब कहने को ये जो एरिया था ये बिल्कुल अकेला था, बहुत ही कम डेवलप हुआ था, इस वजह से इंडिया के सामने एक तरह से चैलेंज खड़ा हो गया था नेशनल इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल यूनिटी का। द प्रोसेस ऑफ इट्स रीऑर्गेनाइजेशन बिगेन सून आफ्टर द चाइना वॉर, और इसको दोबारा से रीऑर्गेनाइज करने की जो प्रक्रिया है वो जब चाइना वॉर हुआ उसके बाद से शुरू हुई। Nagaland was granted statehood. Manipur and Tripura, though union territories, were given the right to elect their own legislative assemblies. अब नागालैंड को जो है स्टेट का दर्जा दे दिया गया और मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो यूनियन टेरिटरीज थी, पर उनको ये अधिकार दे दिए गए कि आप जो है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबलीज चुन सकते